हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल सेल। इसको मैंने लिया है बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट से। आज हम स्टडी करेंगे एनिमल सेल की स्ट्रक्चर। सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सेल के द्वारा ही शरीर का निर्माण होता है। सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सेल इज़ कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन। ये स्वयं रिप्रोड्यूस होने में सक्षम होती है। कोशिका। दे आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स में डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जैसे ब्रूग्लिन एल्गी, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में डेफिनेट न्यूक्लियस पाया जाता है। तो हम आज स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक सेल में ए टिपिकल एनिमल सेल। यहाँ हम लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल का इसको कंपोजिशन भी कहा जाता है कि किस किस पार्ट से ये सेल बनता है। मुख्य रूप से ये एनिमल सेल है। एक सेल जो है 3 भागों से बनता है, जो इसके मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं सेल के। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये आउटर कवरिंग होती है। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये 2 भागों से बनता है, एक सेल ऑर्गेनेल्स और दूसरा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ये लिविंग होते हैं, इंक्लूजन्स जो है नॉन लिविंग होते हैं। तो ये 9 प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, बेसल ग्रेन्यूल, टोनोफाइब्रिल और प्लास्टिड। प्लास्टिड जो पाया जाता है ये प्लांट सेल्स में पाया जाता है। और जो इंक्लूजन्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ग्रेन्यूल्स, ग्लोबुल्स, क्रिस्टल्स, ड्रॉप्स, वैक्यूल्स और वेसिकल्स, दीज आर नॉन लिविंग्स। और जो न्यूक्लियस होता है ये निम्न भागों से बना होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियोप्लाज्म को घेर कर रखता है। उसके बाद क्रोमेटिन जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करने के लिए, और न्यूक्लियोलस। तो ये कंपोजिशन है सेल का। तो नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेल का ये है टिपिकल एनिमल सेल, जिसमें 3 भाग पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहला, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, दूसरा भाग, और तीसरा होता है न्यूक्लियस जो कि बीच में पाया जाता है। कोई भी जो सेल है, एनिमल सेल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी रहती है। यह एक कोलाइडियल सब्सटेंस से भरी रहती है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में एक गोलाकार रचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों एक साथ मिलकर प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करती है। तो साइटोप्लाज्म का लिक्विड और न्यूक्लियोप्लाज्म का लिक्विड दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? प्रोटोप्लाज्म बना रहे हैं। तो पहला पार्ट लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है आउटर कवरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। थिन लेयर होती है और प्रारंभिक रूप से सेल को एक्सटर्नल शेप
एवं मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। यह मेम्ब्रेन सेल में आने वाले सब्सटेंस को चेक भी करती है। तो ये जो सेल होती मेम्ब्रेन होती है, ये जो भी पार्टिकल सेल में आता है उसको पहले ये चेक करती है। वस्तुतः यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म की बनी होती है, जो कि विशेष कार्य करने में सक्षम होती है। यह काफ़ी पतली 0.1 माइक्रोन मोटी होती है एवं डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है। इसमें जो 2 लेयर पाए जाते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, जिसके बीच में 2 लेयर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सहायता से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। यह ग्रोथ करने में सक्षम होती है। जैसे जैसे सेल बढ़ता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बढ़ते जाता है। अब जानते हैं इसका मुख्य कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य परमेबिलिटी होती है। यह कुछ सब्सटेंस को ही अंदर आने व बाहर जाने देती है। इस प्रकार का गुण सेलेक्टिव परमेबिलिटी कहलाता है। यह सेल और साइटोप्लाज्म के ऑस्मेटिक इक्विलिब्रियम को बनाने में मदद करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटकर पुनः बनने का गुण इसमें पाया जाता है। इस प्रकार का जो गुण कहलाता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटिस में मदद करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूड पार्टिकल और फॉरेन सब्सटेंस को एंडोसाइटोसिस क्रिया द्वारा पचाने का कार्य करती है। इसके अलावा यह सिक्रेटरी सेल में सिक्रीशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सहायता से होता है। इस क्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इस प्रकार ये पार्ट था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट भाग आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, जो मास भरा होता है, उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म लाइंग आउटसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर जितने भी ये लिक्विड पाए जा रहे हैं उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। यह कलरलेस होता है, होमोजीनियस होता है तथा उस पार की वस्तु दिखाई न दे ऐसा पारदर्शी होता है। इसमें वेरियस मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे वाटर, साल्ट, न्यूक्लियस साल्ट के सोडियम का साल्ट, पोटेशियम और दूसरे मेटल्स। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स आदि पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म का बाहरी भाग नॉन ग्रेन्युलर एवं क्लियर होता है, जिसे एंडोप्लाज्म कहते हैं, एवं आंतरिक भाग ग्रेन्युलर एवं लेस विस्कस होता है, जिसे एंडोप्लाज्म कहते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में चिपका हुआ पाया जाता है, बिल्कुल क्लियर, ये 2 भागों में बटा होता है, इसको कहा जाता है एक्टोप्लाज्म। और जो अंदर की ओर होता है, उसे कहा जाता है एंडोप्लाज्म। इस प्रकार यह जो है 2 भागों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बटा होता है। साइटोप्लाज्म के होमोजीनियस ग्राउंड सब्सटेंस को हाइलोप्लाज्म या काइनोप्लाज्म कहते हैं। हाइलोप्लाज्म के अंदर अनेक रचना पाई जाती है, जिसे सेल इंक्लूजन या सेल ऑर्गेनिल्स कहा जाता है। अब लेते हैं सेल ऑर्गेनिल्स कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनिल्स आर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। ये ग्रोथ करने में सक्षम होते हैं और कुछ में मल्टीप्लिकेशन करने में भी सक्षम होते हैं। सेल ऑर्गेनिल्स जो है स्पेसिफिक फंक्शन को करने में सहायक होते हैं। मुख्यतः सेल ऑर्गेनिल्स का जो इस पार्ट है
उसका वर्णन हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए यहाँ पर दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है, रफ और स्मूथ। ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म में ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सैक का एक नेटवर्क जाल पाया जाता है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इनको साइटोस्केलेटन भी कहते हैं। इनको पोर्टर ने 1948 में खोजा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैलो सिस्टम होता है, इसलिए इसे साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम भी कहते हैं। यह कंटिन्यूअस सिस्टम होता है जो एक तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहता है तो दूसरी तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी जुड़ा रहता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी जुड़ा रहता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका कार्य साइटोप्लाज्म में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्योंकि ये अनेक सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला रफ है और ये वाला स्मूथ है। तो रफ और स्मूथ क्यों कहा जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में राइबोसोम जुड़ा रहता है, जबकि स्मूथ में राइबोसोम्स का अभाव होता है। तो जिसके सरफेस में राइबोसोम जुड़ा है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और जिसमें नहीं जुड़ा है वो स्मूथ हो गया। यह साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं, इसलिए इसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन आदि का सिंथेसिस करता है। दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स आता है राइबोसोम्स। दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स है राइबोसोम। इसकी खोज वैज्ञानिक पैलाडे ने की थी। ये माइन्यूट्स गोलाकार रचना होती है। ये जो होते हैं या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े रहते हैं या फिर स्वतंत्र रूप से साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से आरएनए व प्रोटीन पाया जाता है। प्रत्येक राइबोसोम्स में दो सब यूनिट्स पाए जाते हैं, एक छोटा सब यूनिट 40S का तथा बड़ा सब यूनिट 60S का होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है वो 60S सब यूनिट होता है। ये सेल की सिंथेसिस एक्टिविटी में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इनको प्रोटीन सिंथेसिस की जगह भी कहा जाता है और इन्हीं से राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और प्रोटीन सिंथेसिस के समय बहुत सारे राइबोसोम्स मिलकर पॉलीराइबोसोम्स बनाते हैं। तो ये था दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स राइबोसोम्स। तीसरा सेल ऑर्गेनेल्स है इम्पॉर्टेंट वन, माइटोकॉन्ड्रिया। दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसे नाम बेंडा ने दिया 1837 में। यह रॉड आकार की फिलामेंट स्ट्रक्चर होती है। ज़्यादा एक्टिव सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। बाहरी मेम्ब्रेन बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इनर मेम्ब्रेन बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का निर्माण करती है जिसे कहते हैं क्रिस्टी। बाहरी और आंतरिक मेम्ब्रेन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम व कोएंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि ये एंजाइम्स डिफरेंट फूड सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं। इसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर्ड रहती है, एकत्रित रहती है। नेक्स्ट आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। दिस वन इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये विकसित एवं एक्टिव ऑर्गेनेल्स होते हैं। यह क्रिस्टी, स्मॉल वेसिकल्स और वैक्यूल्स का बना होता है। यह सेल्स के फ्लूइड को रेगुलेट करती है। इस प्रकार यह इंट्रासेलुलर पंप की तरह कार्य करता है। इसका दूसरा कार्य सिक्रीशन भी होता है।
एवं स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के समय बनता है, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही बनता है। यह विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसिस कर साधारण शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये पार्ट था गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फिर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है लाइसोसोम। यहाँ पर देखिए ये है लाइसोसोम। ये स्मॉल राउंडेड बॉडीज़ होती है। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरा होता है और यह सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन और ऑटोलिसिस में मदद करते हैं। तो इंटरसेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन और ऑटोलिसिस में इनका काफ़ी सहयोग होता है। किसका? लाइसोसोम्स का। इनको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है, इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। इसके बाद आता है सेंट्रोसोम्स, जो कि इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। ये यहाँ पर आप देखेंगे सेंट्रोसोम्स। इसको सेल सेंटर भी कहते हैं। यह न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। इसमें 2 ग्रेन्युलर बॉडीज़ पाई जाती है जिसे सेंट्रियोल्स कहा जाता है। सेंट्रियोल सिलिंड्रिकल बॉडी होती है जो 9 फाइब्रल यूनिट की बनी होती है। प्रत्येक फाइब्रल यूनिट 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। यह सेल डिवीज़न में मदद करता है। यह माइटोटिक स्पिंडल सेल डिवीज़न बनाता है। फिर इसके बाद इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, सेल में बेसल ग्रेन्यूल्स भी पाया जाता है जो लोकोमोशन में मदद करता है। टोनोफाइब्रिल्स भी सेल में पाया जाता है। इस प्रकार ये पार्ट बनता है सेल ऑर्गेनेल्स का। और न्यूक्लियस से पहले दूसरा पार्ट है सेल इंक्लूजन का। ये जो है नॉन लिविंग होते हैं जो प्रोटोप्लाज्मिक मेटाबॉलिक वर्क में के बाई प्रोडक्ट होते हैं। जब प्रोटोप्लाज्मिक में मेटाबॉलिक वर्क होता है तो उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में ये बनते हैं, जैसे वैक्यूल्स है, सिक्रेटरी वेसिकल्स है, ऑयल्स है, ड्रॉपलेट्स हैं। ये जो बनते हैं ये होते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। अब लेते हैं थर्ड पार्ट जो कि इम्पॉर्टेंट भाग है न्यूक्लियस का। तो यहाँ पर हम इस डायग्राम को क्लियर करते हैं। उसके बाद लेते हैं न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस। इट इज़ द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। ये सेल का पूरा कंट्रोल्ड सेंटर होता है। इसे सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में देखा। यह सभी एनिमल्स एंड प्लांट में पाया जाता है। केवल मैच्योर इरेथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स में यह नहीं पाया जाता। यह सेल का 10 से 15% भाग घेर कर रखता है। न्यूक्लियस के प्रोटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। यह डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितनी लेयर है? 2 लेयर। और बीच बीच में इसमें न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं। तो इस डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के फ्लो ऑफ मटेरियल को बनाए रखता है। इसमें क्रोमेटिन का जाल पाया जाता है जो सेल डिवीज़न के समय क्रोमोसोम्स बनकर सेल डिवीज़न करते हैं। तो इसके अंदर क्रोमेटिन्स के नेटवर्क पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जो क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। और इसके अलावा सेल जो है, सेल का जो न्यूक्लियस है, ये विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एवं रेगुलेट करता है। सेल बिना न्यूक्लियस के नहीं जी सकता। विदाउट न्यूक्लियस सेल की कोई लाइफ नहीं है। यह जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने का मुख्य सेंटर होता है, केंद्र होता है। और इसके अलावा हमने आज सेल, एनिमल सेल के स्ट्रक्चर का अध्ययन किया और एनिमल सेल के टिपिकल
सेल के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का वर्णन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।